गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इमर्स अड्डा पे। तो आरपीएससी की जो हमारी सीरीज चल रही उसमें आज एक और नया वीडियो। आज से हमारी एक नई सीरीज शुरू हुई है जो कि पाश्चात्य कला यानी वेस्टर्न आर्ट का रहेगा। ये करीब करीब 6-7 वीडियो लेक्चर्स आएंगे, उसमें इसको समाप्त इतने में ये समाप्त हो जाएगा। तो आज हम वेस्टर्न आर्ट में, जो कि सिलेबस में तो नहीं दिया है लेकिन इसको थोड़ा सा हम देखेंगे ओवरव्यू उसका, आदिकाल की और प्राचीन सभ्यताओं की, जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र की, उस समय जो कला थी किस संदर्भ में थी, कैसी दिखती थी, उस समय चित्रकारों ने क्या किया, किस राजवंश ने किस तरह की कलाओं को अपने आश्रय दिया, इन सब के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, आदिकाल की जो कला है, ये आदिकाल की कला, इसमें प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक जो कि 30,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व के बीच में माना गया है। ये कला के परिप्रेक्ष्य में है, ये इतिहास के परिप्रेक्ष्य में नहीं पढ़ रहे हैं, यानी हम कला के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं कि ये कब से कब तक का, 30,000 से 1,000 ईसा पूर्व के मध्य का माना गया है। जिसमें दो काल मुख्य रूप से आते हैं। एक आता है पाषाण काल। पाषाण काल सब लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा। तो ये क्या है, आदिकाल, यानी कि आज 30,000 से हम माने जो कला के उद्भव को, तो 30,000 से 2,000 ईस्वी तक के बीच का ये क्या है, इसका चला है। और धातुकाल इसके जो नवपाषाण आयुग आया उसके साथ में शुरू हुआ। ये कौन सा था, 3,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व के मध्य में था इसका। अब फिर हम पाषाण काल को भी 3 भाग में बांटते हैं। कौन कौन से, तो पहला है हमारा पूर्व पाषाण काल। इसे हमने 35,000 से 18,000 ईसा पूर्व के बीच में जो काल क्षेत्र रहा उसको देखेंगे, उस समय की कला क्या थी। और फिर मध्य पाषाण काल, ये 18,000 से 7,000 ईसा पूर्व के बीच में का काल रहा है। और नव पाषाण काल में क्या है, 8,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व के बीच में। यहाँ पे जो बीच में 1,000 ईसा पूर्व का जो आ रहा है, ये क्या है, एक संक्रमण काल के रूप में चला है। 1,000 ईसा, देखिए ये 7,000 और ये 8,000, बीच में 1,000 का ओवरलैपिंग जो हो रहा है वो क्या है, मध्य पाषाण काल खत्म हो रहा था और नव पाषाण काल के शुरुआत, यानी 1,000 का जो बीसी में जो काल रहा है वो क्या है, एक संक्रमण काल के रूप में कार्य हुआ। चलिए अब देखिए पूर्व पाषाण काल में क्या हुआ। तो पूर्व पाषाण काल में क्या हुआ, इस काल में बहुत से भित्ति चित्र बने। कहाँ पे है, शिलाश्रयों में। और उनका विषय क्या रहा है, शिकार। ये हमने अपनी जो भारतीय शिलाश्रयों की कला पढ़ते, जैसे भीमबेटका, मिर्जापुर की हैं, पंचमढ़ी की गुफाएं हैं, बेल्लारी की गुफाएं हैं, उसमें भी हमने देखा क्या है, विषय उनके क्या रहे हैं, शिकार ही रहे हैं। मैक्सिमम जितने भी आदि मानव की जो हमें कृतियां मिली हैं उनके विषय क्या है, शिकार। और ये तत्कालीन, उस समय की, तत्कालीन क्या होता है, उस समय की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं, जो कि शिलाश्रय, जिन्हें हम शिलाश्रय भी बोलते हैं। ये चित्र क्या है, यातुक मूलक या अनुष्ठान पर, किसी भी अनुष्ठान, टोना टोटका या उस टाइप के विषयों को देख के भी वो करते हैं, यानी कि अनुष्ठान पर कहे जाते हैं। अब अध्ययन की दृष्टि से क्या है, पूर्व पाषाण काल को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया। पहला क्या था, आरिग्नेशियन आरिगेशियन युग। इसमें क्या था, 35,000 से 25,000 बीसी के, 25,000 ईसा पूर्व यानी बीसी, बिफोर क्राइस्ट। तो इस काल को रखा गया। इसमें क्या देखिए, भित्ति एवं मिट्टियों की सतह पर हाथों और पैरों के छाप तथा काले रेखांकन पाए गए हैं। क्या है, भित्तियों पे यानी जो शिलाश्रय थे उनकी दीवारों पे और मिट्टियों पे हाथों और पैरों के छाप और काले रेखांकन। चित्र उत्कीर्ण के लिए कठोर एवं नुकीले उपकरण का प्रयोग हुआ। क्या है, चित्रों को यानी दीवारों पे क्या है, भित्तियों पे, पत्थरों पे उकेरे गए हैं चित्र नुकीले उपकरणों से। पशु चित्रों में रंग भरने के लिए देखिए कौन कौन से, लाल, पीले तथा सीपिया रंग का प्रयोग किया जाने लगा था। क्या है, इस समय किया जाता था। फिर आकृतियां इस समय की कहाँ पे है, तो अल्टामीरा गुफा में, पेयर नॉन पेयर ये भी गुफा है, तथा ला ग्रेज, ये क्या है, गुफाओं के नाम है।
जिस स्थान पे मिली उसे, तो गुफाओं के समान पूर्व काल में उथली तथा परवर्ती काल में गहरी गड्ढेदार। यानी पहले क्या था कि हल्की सी बस रेखांकन ऐसे खरोच के थोड़े बनाए, लेकिन जो बाद में जैसे जैसे विकास हुआ उनके पास कुछ और नुकीले और वो हथियार है, तो उनके खरोच खरोच के गहरी रेखाओं को क्या किया उन्होंने, गड्ढेदार रेखाओं को बनाया, जिनके माध्यम से ही स्थूल विभक्त रूप यानी बेस रिलीफ, क्या बोलते हैं, बेस रिलीफ का विकास हुआ। क्या होते हैं, बेस रिलीफ का। दूसरा काल था 25,000 से 20,000 ईसा पूर्व के बीच में, ये सैल्यूट्रियन युग, इसे क्या कहा गया, सैल्यूट्रियन युग। इसमें क्या, प्रागैतिहासिक काल। इस प्रागैतिहासिक काल में कोई चित्र प्रमाणिक रूप से नहीं मिला है। ये जो 5000 बीसी का जो काल रहा है, इसको कोई प्रमाणिक चित्र अभी तक नहीं प्राप्त हुए। और तीसरा काल क्या था, मैग्डेलेनियन युग। ये कब से कब तक रहा, ये करीब करीब 20,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच तक चला, 20,000 से 10,000। अब इसमें क्या हुआ, इस युग में प्रारंभ में स्केच के समान काली रेखाओं में आकृतियां अंकित है, क्या है। बाद में फिर क्या हुआ, चौड़ी बाह्य रेखाओं अथवा बिंदुओं द्वारा भी आकृतियां बनने लगी। अब देखिए, दुरंगे चित्रों के साथ बहुरंगी चित्र। इसमें क्या है, दो रंग किसी चित्रों में या फिर एक दो से ज्यादा रंग, यानी बहुरंगी चित्रों का भी प्रयोग किया जाने लगा। काला, लाल, पीला, सीपिया और बादामी रंगों का प्रयोग इस युग के कलाकार करते थे। अब इस युग के प्रारंभ में मिस्टर ही उत्कीर्ण, ये मिस्टर ये प्रारंभ में ही क्या है, प्रारंभ में ही उत्कीर्ण एवं उभरे हुए चित्र यानी रो रिलीफ मॉडलिंग या हाई रिलीफ मॉडलिंग भी बनने गए। यानी इसके प्रारंभ में ही क्या हुए, उत्कीर्ण किए हुए, यानी कुछ ज्यादा गहरे, जब हल्की रेखाओं से करेंगे तो उसे लो रिलीफ कहते हैं। क्या बोलते हैं, लो रिलीफ। और जो गहरी यानी बहुत ही गड्ढी रेखाएं को उनको क्या बोलते हैं, हाई रिलीफ। तो इसमें क्या थे, लो और हाई रिलीफ दोनों चित्र बनते थे। और मिट्टी के खिलौनों के रूप में पशुओं की आकृतियां, यानी खिलौनों के लिए पशुओं की आकृतियां छोटे छोटे मिट्टी के खिलौने के रूप में बनाई गई। इसका प्रमुख केंद्र क्या था, फ्रांस और स्पेन। क्या है, फ्रांस और स्पेन। फिर आ गए हम मध्यकाल में। तो मध्यकाल की प्रमुख विशेषता लघु पाषाण उपकरण है, जो कि लकड़ी या हड्डी के डंडे में बांधकर बनाए जाते थे। इसमें क्या है, पत्थर के छोटे छोटे ऐसे नुकीले भालों की तरह थे। अब इनको क्या है, लकड़ी के डंडों में, लकड़ी के डंडों या फिर हड्डियों में आगे बांध के इनको बनाया जाता था। कुत्ता मानव का सबसे पुराना पालतू पशु है, ये इतिहास में भी हमने पढ़ा है, जानते हैं। और दक्षिण अमेरिका में लकड़ी के भवन, देखिए दक्षिण अमेरिका के लकड़ी के भवन, जापान में प्रथम पात्र निर्माण की कला और धनुष बाण के प्रमाण भी मिले हैं। कहां से, जापान से देखिए पात्र भी मिले हैं, पात्र निर्माण की कला और धनुष बाण के प्रमाण भी मिले हैं, मूल के मध्य पाषाण काल से माने गए हैं। और अमेरिका क्या है, दक्षिण अमेरिका में लकड़ी के भवनों के, जिनकी विकाल क्रम कब का माना गया है, तो मध्य पाषाण काल। अब आते हैं हम नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल में क्या हुआ है, ये कृषि कर्म, सबको पता है कृषि कर्म और पशुपालन शुरू होने के कारण क्या है, मानव को खाद्य सामग्री प्रचुर मात्रा में मिली। अब तो इस समय क्या किया इन्होंने, अब उसको भंडारण किया। जैसे जो कृषि उपज ज्यादा हो गया था तो उसको भंडार करने के लिए चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। यानी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का आविष्कार क्या हुआ, सब लोग जानते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जब उपज ज्यादा हुई, उसको रखने के लिए कोई जगह चाहिए, तो क्या हुआ, मिट्टी के बर्तन बना के रखे जाने लगे। उत्खनन में क्या है, अब पहनने के लिए अस्थायी रूप से मानव निवास करने लगा, तो फिर पहनने के लिए उनको क्या है, चरखे और करघे के अवशेष भी मिले हैं, जिससे कपड़े बुनने की कला का भी विकास हो गया था। यानी कपड़े भी बुनना वो उस समय के मानव क्या सीख गए थे। मानव अस्थायी घर बना के रहने लगे।
अब देखिए, नवपाषाण काल में शिलाश्रयों की चित्रकला, शिलाश्रय मूर्ति कला के भी मिले हैं और मिट्टी के पात्र एवं स्थापत्य कला का। देखिए, जब अस्थायी रूप से नहीं रहने लगा तो उसको घर बनाने हैं, फिर पहले झोपड़ी डालेगा, फिर उसके बाद आसपास की वस्तुओं को लेके वो पत्थर या किससे अपने घर को बनाएगा, तो क्या हुआ, स्थापत्य कला का भी निर्माण शुरू हो गया था। अब देखिए शिलाश्रयों की कला में क्या है, तो शिलाश्रयों में क्या मिले हैं, भूरे धरातल पे विपरीत गेरुए रंग के चित्र प्राप्त हुए हैं शिलाश्रयों में, जिनके विषय क्या है, शिकार, युद्ध में व्यस्त, नृत्य करते हुए, मधु संचय करते हुए, मधु संचय यानी कि शहद को एकत्रित करते हुए। ये कहां से, स्पेन से प्राप्त हुए हैं, जो कि 6000 ईसा पूर्व के। फिर कोटालोनिया, ये देखिए क्या है, कोटालोनिया की कोगुल में, कोगुल की गुफा बहुत फेमस है। नर नारी शिशु पशु कीड़े मकोड़े की क्या है, असंख्य आकृतियां प्राप्त हुई, जो कि सर्वाधिक प्राचीन है। फिर एडुरा, देखिए एडुरा जगह है, एडुरा में नर नारी की धार्मिक कार्य में नृत्य करते हुए उत्कीर्ण किया गया, जो कि गेरुए रंग में है। नर नारी की धार्मिक कार्यों में नृत्य करते हुए कहां पे है, तो एडुरा में, और कलर क्या है उसका, गेरुए रंग में उसे बनाया गया। अब क्या है, उसके बाद मानव की आकृतियां जो है इसको 4 वर्गों में बनाई गई, 4 वर्गों में। पहला क्या है, अल्पेरा कहा गया, इसमें क्या है, स्वाभाविकता एवं अनुपात है, ये जो मानव आकृति में स्वाभाविकता और अनुपात का पूरा ध्यान दिया गया है। दूसरे वर्ग में है क्या है, इसको सेस्टोसोमेटिक, क्या है, सेस्टोसोमेटिक। अब इसमें क्या है, इसमें शरीर को लंबा बनाया गया, सिर गोल है और त्रिकोणाकार वक्ष, सिर को क्या है, गोल, वक्ष क्या है, त्रिकोणाकार, ऐसे वक्ष बनाए, तथा स्थूल पैर, यानी कि अच्छे स्थूल, यानी क्या होता है, पूरे बढ़िया से पैरों को बनाया गया है। फिर तीसरा क्या है, पेचीपोडस, पेचीपोडस में क्या है, लघु शरीर, छोटे शरीर है, पार्श्व मुद्रा में सिर है, छोटा पतला धड़, धड़ को क्या है, छोटा और पतला, बहुत मोटे पैर और वस्त्र धारण किए हुए, वस्त्र पहने हुए और पैरों को बहुत भद्दे और मोटे बनाए गए। फिर चौथे प्रकार के जो मानव आकृति है उसमें क्या कहा गया है, इसमें नेम्टोमोर्फस। तो नेम्टोमोर्फस में क्या हुआ है, मानव आकृति रेखा मात्र, यानी कि ऐसे ये 2 हाथ बना दिए, 2 पैर बना दिए और इसमें मुंडी बना, ये इस टाइप के रेखा मात्र मानव आकृति को बनाए गए हैं। और मूर्ति कला में देखिए, मूर्ति कला में क्या है, मूर्ति कला और पात्र में 16,000 से 9,000 ईसा पूर्व का एक 12 सिंहे की सींग का भाला, क्या है, ल मास द अंजिल, ये क्या है, जगह है फ्रांस में, यहां से प्राप्त हुआ है, जिसके डंडे को ज्यामिति उत्कीर्णन द्वारा सुसज्जित, इसके क्या है, ज्यामिति उत्कीर्णन डंडे पे किया गया है। फिर फ्रांस की ला मूथ कार्वेन, क्या है, ला मूथ कार्वेन से एक दीपक प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है, एक दीपक। फिर मानव इस काल की मूर्ति बनाना सीख गया था, जो पत्थर की मूर्ति बनाना, और लगभग 4 फीट ऊंची तक मूर्तियां को निर्माण करता था। मोन्टाक, जो कि फ्रांस से है, यहां से चूना पत्थर की 33 इंच की नारी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कहां की, 2000 ईसा पूर्व की है, क्या है, 2000 ईसा पूर्व की है। फिर 4000 से 3500 ईसा पूर्व की सेरामिक एक 4.5 इंच की नर नारी की मूर्ति रोमानिया से प्राप्त हुई, ये कहां के, ये सारे नवपाषाण काल के। और सबसे पहले 7000 ईसा पूर्व जापान में प्रथम मृण पात्र, मिट्टी के पात्र बने थे। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि सबसे पहले कहां, जापान में मिट्टी के पात्र बने। अब स्थापत्य कला में कहां कहां से मिले, देखिए 3000 ईसा पूर्व में निर्मित, इंग्लैंड में कहा, विटशायर नामक जगह पे 7 मीटर से भी ऊंचे महापाषाण के वर्तुल बना है, जिसे स्टोन हेज, बहुत फेमस है। स्टोन हेज कहां पे है, विटशायर इंग्लैंड में।
ये क्या है, स्टोन के ऐसे बड़े बड़े चौकोर चौकोर से ये बनाए गए हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े। ये एक ऐसा लगता है जैसे एक किसी सीक्वेंस में इनको ऐसे खड़ा किया गया है। इसे क्या है, स्टोन हेज कहते हैं। तो स्टोन हेज के नाम से जाना जाता है। ये कई बार पूछा गया स्टोन हेज कहाँ पे है, और इनकी ऊंचाई क्या है, लगभग 7 मीटर या उससे ऊंचे ही है, पसाड़ के बने हैं। नावों का आविष्कार भी हो गया था तथा मत्स्य पालन शुरू हो गया था। कब? नव पाषाण काल में। अब देखिए एक धातु काल भी था। ये क्या था, नव पाषाण काल के साथ साथ चला था। तो मानव ने सबसे पहले तांबे को प्रयोग किया था, सबको पता है तांबे, और फिर तांबे और टीन को दोनों को मिला के कांस्य बनाया। ताम्र के पश्चात इन्होंने क्या है, 3000 ईसा पूर्व के लगभग मानव ने कांस्य के उत्पादन तथा उससे उपकरण बनाने की विधि का आविष्कार कर लिया था। क्या है, आविष्कार कर लिया था। अब देखिए डेनमार्क से प्राप्त हुई, जो कि 1800 से 1600 ईसा पूर्व के बीच की है, घोड़ा एवं सूर्य रथ इसके उदाहरण है। ये क्या है, धातु की बनी है। किसकी? कांस्य की, घोड़ा और सूर्य रथ। फिर एक 7000 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व 4 पहिए की गाड़ी जो कि ऑस्ट्रिया से मिली है, और 4000 ईसा पूर्व के सोने का मुकुट रोमानिया से मिला। कहां से? रोमानिया। और 5000 ईसा पूर्व चांदी से बनी प्रतिमा कहां से? डेनमार्क से प्राप्त हुई है। ये कहां से? डेनमार्क। तो देखिए 3 है इसमें मुख्य। 7000 ईसा पूर्व का 4 पहिए की गाड़ी ऑस्ट्रिया से, 4000 ईसा पूर्व सोने का मुकुट रोमानिया, और 5000 ईसा पूर्व चांदी की बनी प्रतिमा कहां से? डेनमार्क से प्राप्त हुई है। अब देखिए गुफाओं में पशुओं के चित्र के विशेष उल्लेखनीय, जो गुफाओं में चित्र बने उसमें क्या है, पशुओं के। कब के? पाषाण काल के। तो पाषाण काल के जो कि दक्षिण पश्चिम फ्रांस तथा स्पेन की चूना पत्थर की गुफाओं के छतों तथा भित्तियों से प्राप्त हुए। ये क्या? पूर्व पाषाण काल के। अब इसमें क्या, ओवरमायर तथा बर्किट, इन दोनों ने इस क्षेत्र को दोनों को मिला के क्या बोला है, फ्रैंको कांटाब्रियन क्षेत्र बोला है। यानी फ्रैंको कैटबियन एरिया के नाम से इसे किया है उन्होंने। अब देखिए इसमें क्या है, कौन कौन से 2 प्रमुख, स्पेन की जो उत्तरी सिरा है वहां पे, और दक्षिण पश्चिम फ्रांस में ये गुफाएं पाई गई हैं। गुफाएं कौन कौन सी हैं? तो स्पेन की गुफाओं में अल्टामीरा, कोवलानाच, कुला देव कस्तिल्लो, नियोक्स, नियोक्स भी बोलते हैं या नियो, पिंडाल, सेंटियन, लास कसारेस, ला पिटोला और बसोंदो। ये क्या है, उत्तरी स्पेन के हैं। इसमें अल्टामीरा, कोवलानाच, कस्तिल्लो, नियोक्स, ये क्या है, फेमस है। अब देखिए दक्षिण पश्चिम फ्रांस में कौन कौन सी, तो लास्का, फांदगाम, ला कमरेल, ले त्राइफेयर्स, ले टक द अडोबर, पेचमेले, गरगाश, मांटेस्पान और केप ब्लांक। इनको याद कर लेना है। कुछ ऐसी गुफाएं जो कि कंटिन्यू पूछी जाती हैं सीधे, कि जैसे लास्का की गुफा की स्थिति कहाँ पे, यानी कहाँ पे है, तो कहाँ, दक्षिण पश्चिम फ्रांस में। कुछ ऐसी गुफाएं जिनको, जैसे गरगाश में, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनको क्या है, बस नाम ये रहना चाहिए कि ये कहाँ पे स्थित है। अब देखिए सबसे पहली हमारी गुफा चित्र है, जिसमें गुफा है अल्टामीरा। तो इसकी खोज किसने की थी? मारेलिनो द सातुओला। अब देखिए मारेलिनो द सातुओला, इसने गुफा की तो खोज की, लेकिन इसके जो चित्र थे, गुफा इतनी नीची थी कि ये चित्र नहीं देख पाया, क्या है, झुक के जाना पड़ा। तो और इसके चित्र क्या है, इसके छत पे बने हैं, जो कि इसके साथ एक की पुत्री थी। कौन? उसका नाम क्या था? मारिया सातुओला। इसकी पुत्री मारिया सातुओला। उसने कब? 1879 ईस्वी में इसको क्या है, चित्रों को परिचय कराया। गुफा की खोज मारिलिनो सातुओला ने की, लेकिन चित्रों का परिचय इसकी पुत्री मारिया सातुओला ने कराई। कहा? 1879 में।
अब इस गुफा के छत को शातुला ने द रूफ ऑफ ग्रेट हॉल नाम दिया। किसने? मारिलिनो शातुला ने क्या बोला? द रूफ ऑफ ग्रेट हॉल, क्योंकि इसके जो रूफ है यानी छत पे पूरे के पूरे चित्र किए हैं। स्पेन में यह गुफा भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। स्पेन में चित्रों का विषय क्या है? शिकार यानी आखेट। जो भी मिलेंगे पाषाणकालीन उसमें लगभग मैक्सिमम में आम जनमानस उस समय जो करता था उसे, और किसको, और उनका प्रमुख कार्य क्या था? शिकार। चूना पत्थर की ये गुफा है। क्या है? चूना पत्थर की 300 गज में फैली हुई है, लेकिन चित्र केवल कलावीथी यानी यहीं पे में ही उपलब्ध है। भित्तियों के साथ गुफा के छत पर भी चित्र है। एक कलावीथी है, उसमें बहुत सारे चित्र हैं। देखिए, गुफा के छत अनेक जगहों पर 6-7 फीट है ऊंची है। यहाँ चित्रों को लेटकर या झुक के देखा जा सकता है, यानी बहुत ऊंची नहीं है, बहुत नीची गुफा है। इस गुफा में 150 के करीब चित्र हैं, और प्रायः क्या है? बाइसन के, महिष यानी बाइसन, क्या है? बाइसन के हैं। और इसके अतिरिक्त कहा जंगली अश्व, हिरनी, बारहसिंगा, जंगली बकरा, जंगली सुअर के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। पशु आकृतियों में क्या है? 4 फुट से 6 फुट और कभी कभी 7 इंच तक की ऊंची, यानी 7 फीट, ये क्या है? सॉरी 7 इंच, छोटी भी है और बड़ी भी है। चित्रों में देखिए, चित्रों में काले व लाल रंग से सीमा रेखा के अंदर बनाए गए हैं। क्या है? चित्र काले व लाल रंग के सीमा रेखा के अंदर बनाए गए हैं, और बहुरंगी चित्रों में भूरा, पीला, लाल तथा काले रंग का प्रयोग मिला है। अब इसका जो सबसे प्रमुख चित्र क्या है? घायल भैंसा। क्या है? घायल जंगली वृषभ, जो कि मरणासन अवस्था में गिरा हुआ है, इसे चित्रित किया गया है। ये घायल है और मरणासन की अवस्था में गिरा हुआ चित्रित किया गया है। नेक्स्ट गुफा है हमारी कोवाला नाच। तो कोवाला नाच की खोज कब हुई थी? 1903 में हुई थी। यहाँ पे 2 प्रवेश द्वार, यहाँ प्रवेश द्वार के 6 गज अंदर 2 वीथियां हैं। 2 प्रवेश द्वार में 2 वीथियां हैं। 6 गज अंदर जाने से 2 वीथियां हैं, जिनमें से केवल एक में चित्र प्राप्त हुए हैं। पशुओं में यहाँ पे मृगी समूह की प्रधानता है, यानी मृग से रिलेटेड, जैसे बारहसिंगा हो गए, हिरन, इन सब जैसे जो भी हैं, या नीलगाय, ये क्या है? मृग समूह के हैं। इनको चित्रण किया गया है। कहीं कहीं अश्व भी यानी घोड़े भी, और सभी चित्र क्या है? लाल रंग के। कोवाला नाच में क्या है? तो कोवाला नाच में सभी चित्र लाल रंग के हैं। कुआ देल कास्टिल्लो। तो कुआ देल कास्टिल्लो में क्या है? इस गुफा का परिचय भी 1903 में हुआ। यहाँ हिमयुगीन मानव के पद चिन्ह जमीन पे अंकित है। क्या है? पद चिन्ह जमीन पे अंकित है। और यहाँ पे हाथों के लगभग 44 चित्र मिले हैं। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 44 चित्र हाथ के मिले हैं, हाथों के छाप हैं, जिसमें 35 बाएं हाथ के हैं और 9 क्या है? दाहिने हाथ के छाप है। उसमें 35 बाएं हाथ, 9 दाहिने हाथ के छाप है। यह पशु आकृतियां लाल एवं पीले रंग की रेखाओं से चित्रित हैं। इनमें महिष, अश्व, गाय, वृषभ और बकरे आदि चित्रित हैं। इसके चित्र अल्टामीरा गुफा के चित्रों से साम्य में खाते हैं, यानी कि लगभग उसके समय आसपास की रही होगी, तभी इसे उसके सामान्य है। नेक्स्ट क्या है? नियो, ये नियोक्स भी कहते हैं। इस गुफा की खोज 1866 में हो गई थी। 1866 में प्रवेश द्वार से लगभग 600 गज की दूर एक विशाल कक्ष है। क्या है? बहुत ही विशाल कक्ष है, जिसमें लाल एवं काले रंग के बिंदुओं तथा रेखाओं के समूह चित्र है। क्या है? समूह चित्र। एक कक्ष जिसे नोइर सलान, एक कक्ष क्या है? जिसे नोइर सालन कहा गया है। यहाँ चित्रित महिष, अश्व, बकरा व हिरन चित्र क्या है? मैगडेलेनियन काल के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यानी कि मैगडेलेनियन काल कब था? पूर्व पाषाण का सबसे लास्ट वाला काल। यहाँ उत्कीर्ण चित्र मिट्टी को काट कर बनाए गए हैं, यानी दीवारों में काट के बनाए गए हैं दीवारों को। देखिए, नेक्स्ट है पिंडाल। तो
पिंडाल क्या है? यह गुफा 400 गज लंबी है, जिसमें लगभग 120 गज अंदर दाईं तरफ भित्ति चित्र मिले हैं। यहाँ पे भी जो हिमयुगीन मैमथ के समान क्या है, एक मैमथ के समान एक पशु चित्रित है। इसके शरीर का मध्य क्या है? लाल रंग के पान। ये मैमथ के एक विशालकाय हाथी की तरह क्या है? विशालकाय हाथी की तरह है। उसके लाल रंग का एक पान उसके शरीर पे आकार बना है, जो कि इसे क्या, हृदय की स्थिति यानी बताया कि ये इसके हृदय को बनाया गया है। लाल रंग का ये कहां से मिला है? पिंडाल से। तो इनको बहुत ही याद रखना है, जिससे क्या है, पिंडाल से जो मैमथ का, विशाल मैमथ का जिसपे पान की आकृति है, किस गुफा से? पिंडाल से। ये हाथों के छाप कहां से मिले हैं? कुआ देल कैलिस्टो से। घायल बाइसन कहां से है? अल्टामीरा से। कहां से? अल्टामीरा से। लास्का क्या है? इस गुफा की खोज 1940 में हुई। गुफा में प्रवेश करते ही 33 गज लंबी और 11 गज चौड़ी एक चित्रवीथी है। इसे क्या कहेंगे? वृषभों वाला कक्ष, ग्रेट हॉल ऑफ बुल्स। वृषभों वाला कक्ष कहा गया है इसको। और देखिए इसमें क्या है, इसमें 4 काले बैल 18 फीट लंबाई में छत पे बने। 4 काले बैल बने हैं जो 18 फीट के हैं, ये उसकी छत पे बने हुए हैं। फिर देखिए एक विचित्र पशु का चित्रण मिला है, जो एक सिंग वाला अश्व है। क्या? यूनिकॉर्न कहा गया। यह दीवार पर बनी प्रथम आकृति है। यूनिकॉर्न की आकृति क्या है? पहली है। वृषभों वाला कक्ष का है? लास्का गुफा में है। क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे 4 बैल बनाए गए, किस कलर में? काले रंग में, और 18 फीट की लंबाई में। इसमें उत्कीर्ण चित्रों की वीथी में हिरण, अश्व, सिंह, महिष, बहुरंगी गाय क्या है? उत्कृष्ट है। नेक्स्ट क्या है? फांतगाम। फांतगाम क्या है? इस गुफा की खोज 1901 में हुई। ये गुफा 100 गज की है। इसमें दोनों ओर वीथियां हैं और यहाँ लगभग 200 चित्र हैं। मुख्य कक्ष में लाल एवं बादामी रंग के महिष की आकृति, और यहाँ पे क्या है? हाथी, अश्व, मैमथ, बारहसिंहा, गैंडा, बिल्ली, भेड़िया, भालू आदि के चित्र हैं। फिर नेक्स्ट है ला कंबारेल। तो देखिए ला कंबारेल में यह फांत द गाम के नजदीक है। 250 गज लंबी गुफा, प्रवेश द्वार के पश्चात 75 गज तक असंख्य चित्र हैं, बहुत सारे, जिनमें से 300 चित्रों की पहचान हुई है बस। यहाँ पे क्या है? हाथी, भालू, हिरण, बारहसिंहा, बकरा, महिष, पशु मुंड, मानव आकृतियां, जिनमें हाथी का चित्रण उत्तम है। हाथी बहुत अच्छे से। अब देखिए मानवाकृत पशु मुंड यानी कि मानव की आकृति में पशु मुंड को धारण किए हुए, जिनमें सर्वाधिक विशाल आकृति हाथी के मुखौटा पहने हैं। क्या है? हाथी का मुखौटा पहने पशु की चित्र है। नेक्स्ट है लेत्राय फेयर्स। तो लेत्राय फेयर्स में क्या है? इस गुफा का एक पवित्र कक्ष है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्रों से सुसज्जित है। पवित्र नहीं, प्रसिद्ध कक्ष। यहाँ चित्रण की अपेक्षा उत्कीर्ण चित्र अधिक है। क्या है? चित्र न बना के उसमें उत्कीर्णन ज्यादा है। एक भालू के शरीर पर अनेक छिद्र हैं और उसके नाक के अग्रभाग से रक्त बह रहा है। ये बहुत फेमस है, बहुत फेमस चित्र है इसका। कहां से? लेत्राय फेयर्स से। क्या मिला है? घायल भालू जिसके नाक से रक्त बह रहा, और एक अद्भुत 13 फीट का मानव आकृति है जो गुफा को दृष्टिगत करने की मुद्रा में है, यानी गुफा को देखती हुई, जिसे क्या कहा गया? ऋषि मानव। तो ऋषि मानव का चित्र कहां से मिला है? ये भी लेत्राय फेयर्स से। और भालू का चित्र जो कि नाक से खून बह रहा है, वो कहां से? लेत्राय फेयर्स से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं जिनको 2-2, 3-3 बार रिपीट कर रहा हूं, इनको याद रखिए, हमारी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है ले टक द अडोबर्ट। यह क्या है? यह प्राकृतिक रूप से निर्मित गुफा है। यह क्या है? प्राकृतिक रूप से। यह लेत्राय फेयर्स के निकट है। इस गुफा की विशेषता 2 महिषाकृतियां हैं और प्रवेश द्वार से 600 गज दूर है। नेक्स्ट है पेच मेले। तो पेच मेले क्या है? इस गुफा का परिचय 1920-22 में हुआ।
ये कंफ्यूजन है 20 में है या 22, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया। किताबों में कई जगह 20 और 22, तो जो भी ऑप्शन आएगा उसके हिसाब से देख लेंगे। 20 आया तो 20 को, 22 आया तो 22 को। यह भूगर्भ के 30 विभिन्न भागों में पशु आकृतियां, मानव आकृतियां और हाथों की छाप है तथा लगभग 600 ज्यामितीय प्रतीक चिन्ह मिले हैं। देखिए यहाँ के चित्र लगभग 18,000 ईसा पूर्व के हैं और 2 अश्व के चित्र सर्वश्रेष्ठ हैं जो कि काले रंग के हैं। इससे पहले हमें क्या मिला था? इससे पहले वृषभ के काले रंग के 4 वृषभ थे जो कि कहां से मिले थे हमें? लास्का गुफा से। क्या है? वृषभों वाला कक्ष जो बोला गया है। अब देखिए अगली है गर्गाश। तो इस विस्तृत गुफा का उत्खनन कार्य 1881 ईस्वी से प्रारंभ है और गुफा की प्रमुख विशेषता है यह कि यहाँ पे 150 के करीब हाथों के चित्र हैं जिनमें ज्यादा बाएं चित्र है। क्या है? बाएं हाथ का। इससे पहले हमें 44 वो मिल गए थे चित्र हाथ के, जिसमें से 35 और 9, 35 बायां, वहां पे भी अधिकता क्या थी? लेफ्ट हैंड की, यानी बाएं हाथ की। अब देखिए पूर्व पाषाण काल के कुछ मूर्तियां मिली है जिसमें क्या है? ऐसी हजारों मूर्ति हैं जिनमें हाथी दांत, हड्डी और पत्थर की है तथा मिट्टी की बनी है जो यूरोप और एशिया से प्राप्त हुई है। जिसमें देखिए मेहमत का हाथी का ही बड़ी विशालकाय हाथी दांत से बनी लगभग 3000 ईसा पूर्व की एक नरसिंह की मूर्ति कहां से? हेलेनस्टेन स्टेडल जर्मनी से प्राप्त हुई है। क्या है? ये जगह है जर्मनी में, हेलेनस्टेन स्टेडल जर्मनी से प्राप्त हुई। और 2000 मतलब 22,000 से 21,000 ईसा पूर्व की विलेन फोर्ड की नारी बहुत फेमस है। ये क्या? चूना पत्थर से बनी है। ये जो कि 43.8 यानी 43 इंच ऊंची और 8 इंच चौड़ी है और इसके चूना पत्थर से बनी है। क्या है? चूना पत्थर से। ये ऑस्ट्रिया से प्राप्त विलेन फोर्ड की, कई बार विलेन फोर्ड की नारी आकृति कहां से मिली है? तो ऑस्ट्रेलिया। इसका किस चीज से निर्मित है? चूना पत्थर। फिर 12,000 ईसा पूर्व का 4 इंच का एक महिष आकृति जो मध्य फ्रांस की ला मेडेलाइन से प्राप्त हुई है। कहां से? ला मेडेलाइन से। ये ला मेडेलाइन एक ही चीज। अब हमारा है अगली, हम देखेंगे प्राचीन सभ्यताओं की, जिसमें मेसोपोटामिया के समय की चित्रकला, मिस्र के समय की, यूनानों के समय और इट्रस्कन व रोमन। ये क्या था? एक छोटा यूनान और रोमन दोनों के बीच का एक संक्रमण काल था और उसके बाद रोमन साम्राज्य आ गया। तो देखिए मेसोपोटामिया सबसे पहले हम देखते हैं। तो मेसोपोटामिया क्या है? 3500 से 2000 ईसा पूर्व के बीच इसका चला था। और ये किसके साथ? तो हमारी जो भारत की सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके आसपास का इसका समय था। और ये कहा गया, माना गया है, इतिहास में ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि इन दोनों सभ्यताओं के क्या थे? आपस में ट्रेड यानी कि व्यापार होता था। दोनों सभ्यता के लोग एक दूसरे से मिलते जुलते थे। ये सभ्यता क्या है? दजला और फरात नामक 2 नदियों के बीच में। और इसके बारे में कहा गया है कि मेसोपोटामिया का सुमेर में सभ्यता का जन्म हुआ, बेबीलोन में ये चरम पर था और असीरिया में इसका आत्मसात यानी कि असीरिया में ये खत्म हो गया। फिर देखते हैं, सुमेर में जन्म हुआ इस सभ्यता का, बेबीलोन में चरम पे रही और असीरिया में ये समाप्त हो गई। अक्काद की सभ्यता सुमेर एवं बेबीलोन के मध्य की कड़ी। अब देखिए बीच में एक इस सभ्यता का ही संक्रमण सभ्यता थी, अक्काद की सभ्यता। अक्काद नामक जगह पे ये क्या था? जब सुमेर में सभ्यता, सुमेर से जब बेबीलोन में शिफ्ट हो रही थी तो इसके बीच का एक जो कुछ समय था, जो संक्रमण काल था, उस समय इस सभ्यता क्या था? प्रकाश में आई। अब देखिए सुमेर में देखते हैं, यानी जहां से इस सभ्यता का जन्म हुआ। तो 7000 ईसा पूर्व यहाँ जर्मो उपनिवेश था। क्या था? जर्मो का उपनिवेश, या और जहां से मृदभांड के अवशेष मिले हैं। इस काल को वैद युग भी, वैद युग किसको कहा जाता है? तो सुमेर यानी मेसोपोटामिया के सुमेर के समय को। 4500 ईसा पूर्व में प्रथम नगर राज्य उरुक स्थापित हुआ
जो एरक के नाम से जाना। तो उरुक को क्या, उरुक जगह था, इसको क्या बोलते थे, एरक। 2000 से भी अधिक देवी देवता थे, जिनमें प्रमुख सुमेरियन अल्नीन, सुमेर के जो अल्नीन देवता थे वो बहुत ही फेमस थे। फिर यहाँ के चित्र क्या थे, पिक्टोग्राफिक चित्र थे, और जिनमें मोहर एवं शिलों पर देखा जाता है, यानी चित्रित लिपियां थी। लिपि क्या थी, चित्र थी, चित्रों के रूप में लिखी जाती थी, जिसे पिक्टोग्राफी कहते हैं। और यहाँ पे केवल क्या है, सीलों पे, मोहर और सीलों पर देखने को मिलती है। इसे यूनिफॉर्म नाम से भी जाना जाता है। और सील क्या थी, पत्थर की बनी होती थी। और सिंधु घाटी सभ्यता में क्या मिली है, इनमें सेलखड़ी पत्थर के, सेलखड़ी के पत्थर की निर्मित। अब देखिए इसमें जो स्थापत्य कला था वो कैसा था। तो यहाँ का मकान में दलान और आंगन महत्वपूर्ण था। जो हमने अपने पुराने समय में देखे हैं कि क्या थे, जो पुराने जो मिट्टी के घर होते थे उसमें मकान में दलान यानी जो गेस्ट रूम जिसे बोल सकते हैं, और आंगन, आंगन क्या और दलान दोनों उस समय बनाए जाते थे। नगर योजना में 10% मार्ग, 10% मार्ग तथा 90% मकान होता था। जो नगर योजना है उसमें क्या है, मार्गों के लिए 10% की जमीन और 90% में अपना घर बनाए जाते थे। नगरों के केंद्र में मंदिर थे जो आयताकार योजना पे आधारित थे। क्या है, आयताकार योजना पे। और 2100 ईसा पूर्व में निर्मित ग्रेट जिगुरात ऑफ उर, क्या है, ग्रेट जिगुरात ऑफ उर, जिगुरात क्या है, मंदिर को कहते थे, जो कि चंद्रदेव नन्ना को समर्पित, किसको, चंद्रदेव नन्ना को समर्पित है। फिर शिल्प में, तो सुमेर में स्थापत्य, शिल्प और संगीत कला तीनों का विकास हुआ था। स्वर्ण एवं लेपिस लाजुलो से निर्मित हेड्रेस ऑफ क्वीन, क्या है, हेड्रेस ऑफ क्वीन पूबी मिली है, जो कि 2550 ईसा पूर्व की है। फिर मुख्य पट्टिकाएं युद्ध व शांति नाम से जानी जाती है, जो मोज़ेइक तकनीकी से बना हुआ है। क्या है, मोज़ेइक तकनीकी से बना हुआ है, मुख्य पट्टिका मिली है। फिर शिल्प, उसी में देखिए सुमेर में स्थापत्य से, ये 2 बार हो गया। देखिए अक्काद, अक्काद बताया जो बेबीलोन और सुमेर दोनों के बीच का था। तो अक्काद में क्या था, अक्काद में सेमेटिक जाति की निवास करती थी। कौन, सेमेटिक जाति। और नरम शीन की आकृति, त्राण धारण किए हुए, शिरस त्राण धारण किए हुए किंतु कवच रहित है। यह अक्कादी कला की सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। किसकी, नरम शीन। नरम शीन की मूर्ति किस कला की उदाहरण है, तो वो अक्काद की कला का। यहाँ का एक शासक सरगान प्रथम, जिसने ब्रह्मांड सर्वेक्षण से सगुन विचार के चित्र बनवाकर पुस्तकालय में संग्रहित किया। देखिए, और एक वर्ष को 12 महीनों के नाम भी रखे, और जिससे वार्षिक कैलेंडर का विकास हुआ। उसने क्या किया, एक वर्ष को 12 महीनों में डिवाइड किया और वार्षिक कैलेंडर भी बनवाए। किसने, सरगान प्रथम ने। और ब्रह्मांड के सर्वेक्षण के हिसाब से उसने शगुन विचार के लिए चित्र बनवा के पुस्तकालय में उसे संग्रहित करा। फिर आ गया बेबीलोन काल। ये क्या था, बेबीलोन का काल। तो बेबीलोन की क्या है, इसकी स्थापना, बेबीलोन की स्थापना एक स्वतंत्र राज्य के रूप में 1894 में हुई थी। इसे क्या है, अमोराइट सरदार समू अबूम ने इसकी स्थापना की। बेबीलोन क्या है, एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है ईश्वर का द्वार। बेबीलोन ईश्वर का द्वार। अब यहाँ पे एक हम्बुराबी शासक हुआ 1750 में, जो ईरान के सूसा नामक जगह पे एक विधि संहिता उत्कीर्ण कराई। एक पूरी बेलनाकार वो क्या है, स्तंभ है, उस पे उसने एक पूरी संहिता, विधि यानी कि उसके लॉ को करवाया था, जो 7.4 फीट ऊंचे गोल बेलनाकार काले पत्थर पर उत्कीर्ण गई है। कहाँ पे, सूसा में। फिर मेसोपोटामिया की कला में यह प्रथम फलक है जिसमें नारी का अंकन मादकतापूर्ण एवं नग्न किया गया है। कहाँ पे, बेबीलोन में।
अब बेबीलोन के साथ में ही एक छोटा सा काल रहा नव बेबीलोन का। इसमें देखते हैं, इसमें देखिए नेबोपोल्सर क्या है, नेबुलपोल्सर के समय में बेबीलोन का सर्वांगीण विकास हुआ और बेबीलोन के द्वितीय स्वर्ण काल का प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? द्वितीय स्वर्ण काल। और कैल्डियन स्वयं को बेबीलोन के वंशज मानते थे। कैल्डियन क्या है? कैल्डियन शासक थे जो स्वयं को बेबीलोन के वंशज। इसी से इन्होंने पुनः बेबीलोन की स्थापना को, सभ्यता को स्थापित किया। क्या किया? बेबीलोन की सभ्यता को, जिससे कैल्डियन युग अथवा नव बेबीलोन पुनर्जागरण का युग कहा गया। किसके द्वारा? कैल्डियन। तो नव बेबीलोन काल किसके द्वारा स्थापित किया गया? कैल्डियन के द्वारा। अब बेबीलोन के उत्तरी भाग में 475 ईसा पूर्व निर्मित स्तर द्वार विश्व के 7 अजूबों में से एक है। ये कहाँ पे है? बेबीलोन में। फिर बेबीलोन सभ्यता ने प्रांत एवं नगरों के मानचित्र बनाए। प्रांत और नगरों के। अब देखिए, इससे पहले अक्काद वाले टाइम में क्या हुआ था कि उसने क्या किया था, साल को 12 महीनों में। अब इसने क्या है, महीने का विभाजन 4 सप्ताह में किया। किसमें? बेबीलोन में हुआ। और घड़ी के चक्र का विभाजन किसमें? 12 घंटे में। घंटे को मिनट और मिनट को सेकंड में किया गया। ये किसकी देन है? मेसोपोटामिया की सभ्यता की और बेबीलोन जगह की, जो आज विश्व में प्रचलित है, जिसे हम आज विश्व में देखते हैं। अब देखिए असीरिया। तो ये असीरिया में क्या हुआ? इसकी सभ्यता का, मेसोपोटामिया की सभ्यता का क्या हुआ? समाप्त हुआ। अब ये इसका क्या होगा? पतन का समय है। तो असीरिया भौगोलिक दृष्टि से दजला नदी के पूर्व, जेब के उत्तर का भूखंड है। असीरियन सेमेटिक जाति की एक शाखा थी और प्रारंभ से ही बेबीलोन के संपर्क में रहे, यानी बेबीलोन से संपर्क इनका था। फिर तिगलत पिलेसर प्रथम, ये क्या है? शासक है, के समय असीरिया चरमोत्कर्ष पे था। यानी असीरिया का जो चरमोत्कर्ष था कब था? तो तिगलत पिलेसर प्रथम के समय। असीरिया में शेर के शिकार को राजकीय क्रीड़ा माना जाता था और अनुमानतः रंगीन, चमकदार एवं टेम्परा चित्रण में असीरियन क्या थे? कुशल थे, बहुत ही निपुण चित्र। और अशुरबानीपाल, ये क्या थे? वहां के शासक। इनके समय को असीरिया की सभ्यता का स्वर्ण काल। अब देखिए ये बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। असीरिया की सभ्यता का स्वर्ण काल कब रहा है? तो अशुरबानीपाल के समय। फिर आ गई हमारी मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता ये क्या है? यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने नील नदी को मिस्र का वरदान कहा। क्या है? हेरोडोटस ने। और मिस्र के सर्वोच्च देवता सूर्य थे, जिसे किस नाम से? जिसे रा नाम से, प्रा, अमन रा, अटम रा आदि नामों से क्या है? उनको जाना जाता था। किसको? सूर्य देवता को। गाय की, बकरी की और सांप, सर्प की क्या होती थी? मिस्र के निवासी लोग इसकी पूजा करते थे। अब क्या है, ये मिस्र का जो काल है, मिस्र का इतिहास यानी चित्रकला का जो इतिहास है, 5 कालों में विभाजित रहा। अब प्रारंभिक राजवंशी काल। तो प्रारंभिक राजवंशी काल में 2 राजवंशों ने यहाँ पे और 18 राजाओं का शासक रहा। ये लगभग 420 वर्ष तक चला। यहाँ के भी चित्र क्या थे? चित्राक्षर। यहाँ के लिपि क्या थे? चित्राक्षर, जिसमें 2000 चित्राक्षर थे। हमारी सिंधु घाटी सभ्यता में कितने हैं? 396। 396। यहाँ पे कितने? 2000। फिर मिस्र में लेखन का इतिहास का स्रोत एक पत्थर रोसेटा से प्राप्त हुआ है। मिस्र में क्या है? इतिहास का लेखन किया था किससे? पत्थरों पर, जो कि एक रोसेटा नामक पत्थर पे किया गया, वहां से मिला है। समाधि गृहों के ज्यादा निर्माण के कारण इसे मृतकों की कला, इसे क्या है? मिस्र की सभ्यता को मृतकों की कला भी कहते हैं। और या फिर समाधियों पे ही चित्रण हुए हैं। अब
प्राचीन राजवंशी, ये क्या था, प्रारंभिक राजवंशी। दूसरा है प्राचीन राजवंशी काल, इस युग काल को पिरामिड युग कहते हैं। क्या है, तथा फरोहों को पिरामिड निर्माता, फरोह क्या थे, इन्होंने ही पिरामिड के निर्माणों का काल शुरू किया। पिरामिड का युग कहा गया है। अब इसमें देखिए 332 फीट ऊंची लाल चूना पत्थर से निर्मित बेंट पिरामिड, जिसे दहशूर ने बनवाया था, दहशूर नामक शासक ने बनवाया था बेंट पिरामिड को। और सम्राट खुफू ने 450 फीट ऊंची गीजा में पिरामिड का निर्माण कराया, जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के नाम से। तो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को किसने निर्माण कराया, खुफू ने। ये 450 फीट ऊंची है। और 232 फीट ऊंची लाल चूना पत्थर की किसने कराया, तो बेंट पिरामिड की निर्माण दहशूर ने करवाया। इसके बाद आ गया मध्य राजवंशी का। तो इसमें क्या है, अमेन, देखिए अमेन महत तृतीय कौन है, अमेन महत थर्ड ने सर्वाधिक प्रख्यात शासक था। और इसने युद्ध एवं अभियानों को छोड़ के, इसने क्या किया, युद्ध और अभियान न करके आर्थिक एवं संस्कृति की ओर ध्यान दिया। क्या है, आर्थिक उन्नति और संस्कृति की उन्नति की तरफ। और इसने दहशूर में जो पिरामिड बनवाए, जिसे ब्लैक पिरामिड के नाम से, किसे, अमीन महत के थर्ड ने जो बनवाया वो क्या है, ब्लैक पिरामिड के नाम से जाने जाते हैं। ये दहशूर में बनाए। इसके बाद आगे नवीन राजवंशी काल। इस शासक में अहमोज प्रथम था। इस समय की कला को साम्राज्यवाद की ज्यादा जोर था, यानी क्या था, साम्राज्य को, उनकी जो राजाओं की जो भव्यता थी और विलासिता, उसको दिखाने पे ज्यादा जोर दिया गया। इस पे थुतमोस तृतीय जो कि हेराल्डिक शैली में 50 से भी ज्यादा मंदिरों का निर्माण करा उसने। और इसने अमन देवता की पूजा स्थल भी बनवाए। किसने, थुतमोस तृतीय, इसने बहुत ज्यादा कार्य किया इस समय। और अमेनहोतेप चतुर्थ एक महान धार्मिक और संस्कृति का सूत्रधार थे। और इनकी पत्नी नेफ्रेतीति की आवक्ष शिल्प भी उल्लेखनीय। तो नेफ्रेतीति की आवक्ष का एक शिल्प मूर्ति मिली है। ये किसकी पत्नी थी, तो अमेनहोतेप की। और इसको बनवाया किसने, थुतमोस ने बनाया था। थुतमोस ने, क्या है, थुतमोस ने बनाया था इसको। फिर परवर्ती, लास्ट और अंतिम काल था इसका परवर्ती, जिसे साहित्य युग के नाम से भी जाना जाता है। और डेरियस प्रथम के समय में ही कला की उन्नति हुई। क्या है, डेरियस प्रथम। इसके बाद देखिए इस समय में क्या है, सिकंदर ने और जूलियस सीजर नामक शासकों ने भी इस मिस्र पर राज किया था। किसमें, मिस्र पर। कब, परवर्ती काल, यानी जब उसका पतन का दौर रहा, किसके, मिस्र की सभ्यता का। फिर आया यूनान की, क्योंकि अब सिकंदर और जूलियस सीजर जैसे शासकों के साम्राज्य हो गए, तो यूनान की कला आ गई। अब देखिए यूनान क्या है, यूनान के प्राचीन नाम हेलेनिक रिपब्लिक थे। क्या है, हेलेनिक रिपब्लिक, जिसे प्राचीन काल में हेलास के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से, हेलास। अब देखिए यहाँ पे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु नामक दार्शनिक। देखिए इसमें क्या है, एक एस पी ए ए एक ट्रिक है इसकी, स्पा जिसे कहते हैं। ये क्या है, शिष्यों की, यानी इसके शिष्य ये, इसके शिष्य ये और इसके शिष्य ये। देखिए सुकरात, प्लूटो, अरस्तु और अलेक्जेंडर, यानी कि सिकंदर। सुकरात के कौन थे, प्लूटो थे। प्लूटो के अरस्तु, अरस्तु के शिष्य कौन था, अलेक्जेंडर यानी सिकंदर था। अब और ये चारों क्या थे, ये चारों ही फेमस थे यूनान के जो उत्कर्ष के लिए ये चारों ही, इन चारों ने बहुत कार्य किया। यूनानी मूर्ति कला लगभग 90% भाग देवी देवता से संबंधित है। क्या है, देवी और देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो नग्न बनाई गई, जिसमें पवित्र भावना एवं लालित्य है। उनकी नग्न मूर्तियां बनाई गई। अब यूनान को क्या है, 5 भागों में। सबसे पहला है कांस्य अथवा एजियन कला, दूसरा अंधकार युग, फिर आर्केइक, शास्त्रीय युग और हेलेनिस्टिक युग। ये क्या है,
5 युग में इसके पूरे डिवाइड है। तो पहला युग क्या है? कांस्य एवं एजियन कला। यह एजियन प्रदेश के प्राचीन इतिहास की जानकारी जर्मनी के व्यापारी हेनरिक श्लीमान ने दी। किसने? हेनरिक श्लीमान ने। और इसका सर्वाधिक विशाल भवन जो कि शायद राजप्रसाद होगा, जो 60 बाई 30 फीट में बना हुआ था, 60 बाई 30 फीट में। और इसके कांस्य युगीन जो सभ्यता थी इस समय की यूनान में, एजियन कला, इस वो 3 सभ्यताओं का पूरे काल में चली। कौन सी? पहली थी साइक्लेडिक, दूसरी मिनोन और तीसरा हेलेडिक की सभ्यता। तो देखिए साइक्लेडिक सभ्यता में तो ये एजियन समुद्र में फैले हुए द्वीपों के समूह को साइक्लेडिक कहा जाता है। और संगीतज्ञों एवं नटों की कुछ नर आकृतियां प्राप्त हुई हैं जिनमें नारी आकृति अधिक है साइक्लेडिक काल की। और मूर्तियों को काले, लाल एवं नीले से चित्रित किया गया, जिसमें वीणा वादक की कोरस की मूर्ति, ये बहुत फेमस है। वीणा वादक कोरस की मूर्ति बहुत फेमस है, जो कि 2700 से 2300 ईसा पूर्व के मध्य की मानी गई है। फिर आया मिनोन। तो मिनोन में क्या रहा? यहाँ नवपाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। इससे नाशोस में प्राप्त हुए। कहां से? नाशोस, जिनमें मिट्टी की मूर्तियां, धागा काटने की तकलियां, काटने की तकली होती है जो धागा काटते हैं, करघे, हस्त निर्मित मृदभांड, ये पाए गए। अब इसे भी 3 युग में है। कौन सा? प्रसाद पूर्व, प्राचीन प्रसाद और नव प्रसाद। तो प्रसाद पूर्व में क्या है? इस युग में नवपाषाण काल के समाप्त होते ही हो गया और मुलायम तथा कठोर पत्थर की पकाई मिट्टी की खिलौने, मूर्तियों और मानव आकृतियों को बनाया गया। प्राचीन प्रसाद में क्या है? इस समय गीले प्लास्टर पर रंग भर के निर्माण किए गए भित्ति चित्र मिस्र के चित्रों से भिन्न एवं फ्रेस्को चित्र हैं। ये क्या है? मिस्र से अलग है इनकी। और नवपाषाण काल में, नवप्रसाद युग में, इस काल में खंड में क्रीट की संस्कृति चरमोत्कर्ष पर थी, जिसे मिनोन व मिस्र व मेसोपोटामिया की कला की अपेक्षा अधिक लयात्मक थी। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? नाशोस से प्राप्त बुल जम्पर। बुल जम्पर कई बार कहा गया, तो किससे रिलेटेड है? ये मिनोन की कला। बुल जम्पर मिनोन की कला से संबंधित है और नासोस नामक जगह से प्राप्त हुआ है। और मिनोन कला के भित्ति चित्रों के साथ मूर्ति कला के भी प्रमाण मिले हैं। अब दूसरा काल रहा ज्यामिति या अंधकार। उस समय अंधकार, तो ये क्या है? यूनान के इतिहास में 1200 से 900 के बीच को क्या बोलते हैं? अंधकार युग। इस समय होमर एक महान कवि थे जिन्होंने इलियड और ओडिसी, बहुत कई बार पूछा जाता है, ये जो इलियड और ओडिसी 2 इनकी कृतियां हैं जिसको कई बार पूछा जाता है। ये आप इतिहास में भी पूछे जाएंगे, भूगोल में भी पूछे जाएंगे और उसमें दर्शन शास्त्र, इनमें भी पूछे जाते हैं। कौन से? इलियड और ओडिसी की रचनाकार तो कौन है? होमर। और महाकवि, ये क्या है? 2 काव्य थे। और कवि हेसियाड ने 3 ग्रंथ लिखे, वर्क्स एंड डेज, थियोजनी और शील्ड ऑफ हेरक्लीज। ये क्या है? 3 ग्रंथ लिखे इन्होंने, जो कि वीर गाथा ग्रंथ है। और इसका नाम वीर काल या होमर काल भी कहा जाता है। किसको? ज्यामिति या अंधकार युग को। इस युग के यूनानी कलाकारों ने काष्ठ, हाथी दांत, मिट्टी तथा विशेष रूप से कांस्य की प्रतिमाओं को निर्माण किया, जिसमें सेरामिक से 10वीं शताब्दी की उत्तरार्ध में बनी सेंटार, ये इंपॉर्टेंट है। सेंटार की मूर्ति कहां से? तो ये यूनान से प्राप्त हुई, यूनान की सभ्यता से इसका रिलेशन है, जिसका कमर के नीचे घोड़े का है तथा ऊपर का भाग मानव का है। यानी कि मानव का उसका क्या है? कमर के नीचे का भाग घोड़े का और ऊपर का मानव का, यानी अश्व मानव। उसके बाद आया आर्केइक युग।
तो आर्केइक युग के समय डोरिक और आयोनिक दोनों शैलियों में भवनों का निर्माण हुआ। ये क्या है? भवन निर्माण की शैलियां हैं। आगे हम गोथिक शैली पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे टी आकार के गिरजा बन रहे हैं, कोई ऐसे बन रहा है, किसी में रंगीन कांच लगाए जा रहे हैं, वो सब देखेंगे तो और आपको क्लियर होता जाएगा। फिर इनमें प्रवेश द्वार के शीर्ष को त्रिभुजाकार, यानी प्रवेश द्वार के शीर्ष पे ऐसे त्रिभुजाकार बनाए जाने लगे, जिसमें जिसे पेडिमेंट कहा जाता है। अब पेडिमेंट किसे कहा जाता है? तो डोरिक एवं आयोनिक शैलियों के बने घरों के प्रवेश द्वार को के शीर्ष को क्या बोलते हैं? पेडिमेंट। फिर आर्केइक युग में स्वतंत्र मूर्ति कला का भी विकास हुआ। इसमें कुछ मूर्तियां किसमें? टेराकोटा कास्ट में भी बनी, लेकिन ज्यादातर मूर्तियां क्या है? श्वेत संगमरमर से। फिर स्वतंत्र मूर्तियों को कोरस, अब देखिए इसमें कोरस और कोर दो शब्द आएंगे। कोरस यानी कि युवा पुरुष और युवा नारी को कोर कहा गया है के नाम से जानते हैं। पुरुष की आकृतियां नग्न बनाई गई, किंतु नारी मूर्तियों को सावस्त्र यानी वस्त्र के साथ। अब कोरस की जो मूर्तियां हैं, जो जितने भी कोरस बनाए गए, वो क्या है? नग्न अवस्था में, और कोर को क्या है? वस्त्र के साथ बनाया गया। इस युग में चित्रकला का परिचय चित्रित मृद पात्रों से भी होता है, और ये पत्र चित्रित होने के साथ ही किसी विशिष्ट आयोजन के काम में भी आते थे। क्या है? ये पात्र आते थे काम में भी। उसके बाद आया शास्त्रीय युग। तो शास्त्रीय युग क्या है? शैली के आधार पर इसे भी तीन भाग में, ये भी क्या है? उसी के समय का यूनान कला ही चल रहा है हमारा, जिसमें शास्त्रीय युग आया। इसमें प्रारंभिक शास्त्रीय संक्रमण काल, उच्च शास्त्रीय और परवर्ती शास्त्रीय। तो प्रारंभिक जो शास्त्रीय काल था, इस समय में कांस्य के फूलदार प्रतिमाएं क्या है? ढालने की विधि का ज्ञात हो गया था, और अश्वरोही की प्रतिमाएं इसमें प्रमुख स्थान, यानी कि ज्यादातर अश्वरोही की प्रतिमाएं थी। डेल्फी के रथ चालक की प्रतिमा प्रमुख है, जो कि डेल्फी के अपोलो मंदिर में लगाई गई है। क्या है? डेल्फी के अपोलो मंदिर में। अपोलो के समान बुद्ध की मूर्तियां किस शैली में बनी है? गंधार कला में। क्या है? यूनान के देवता अपोलो के समान बुद्ध की मूर्तियां गंधार कला में बनाई गई हैं। फिर 6 फुट 8 इंच ऊंची 460 से 450 ईसा की दो कांस्य प्रतिमाएं, जो कि इटली के दक्षिण किनारे समुद्र तल से प्राप्त हुई, जिन्हें रियासे ब्रॉन्ज नाम से जाना जाता है। क्या है? रियासे ब्रॉन्ज। फिर पॉलीग्नाटस पॉलीग्नाटस संक्रमण काल का प्रमुख चित्र। ये क्या है? नाम है। इस जो शास्त्रीय युग का जो प्रारंभिक शास्त्रीय या संक्रमण काल है, उसका पॉलीग्नाटस एक क्या था? प्रमुख चित्रकार था। भित्ति चित्र तीन प्रकार के उसमें बनाए जाते थे: फ्रेस्को ब्यूनो, फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को एंकार्टिस्ट। ब्यूनो और सेको को तो आपको पता है। एक क्या है? एंकास्टिक। तो एंकास्टिक में क्या है? बस मोम के रंगों को मिलाकर कास्ट और प्लास्टर पर चित्र। इसमें क्या है? रंगों में मोम को मिला दिया गया है। सूखी भित्ति पे क्या है? फ्रेस्को सेको, गीली भित्ति पे फ्रेस्को ब्यूनो। अब देखिए पात्र चित्रों में पेन पेंटर प्रसिद्धता जो योद्धाओं, ये क्या है? पेन पेंटर एक नाम है जो कि पात्रों पे चित्रण करता था, जो प्राचीन योद्धाओं और आख्यानों पे आधारित चित्रण करता था। फिर आ गया उच्च शास्त्रीय काल। तो उच्च शास्त्रीय काल में पेरिक्लीज के शासन काल से को यूनान के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। यूनान के इतिहास का स्वर्ण युग कब था? पेरिक्लीज के समय। और इसके द्वारा बनवाए गए भवनों में सभा भवन और संगीत भवन प्रसिद्ध है। अब देखिए इसके समय में कवि पिंडार, साहित्यकार हेरोडोटस, थ्यूसिडाइडिस, दार्शनिक सुकरात, प्लेटो, अरस्तु हुए, जिनके लेखन से साहित्य उन्नति पे चरमोत्कर्ष थे उच्च शास्त्रीय काल में। फिर पार्थेनन मंदिर श्वेत संगमरमर से डोरिक शैली में बना। कौन सा? पार्थेनन का मंदिर। ये कई बार आता है, पार्थेनन का मंदिर। अब देखिए ये क्या है? 228 फुट लंबा है, 101 फुट चौड़ा और 64 फुट ऊंचा है।
और इसमें कितने 46 स्तंभ हैं। तो किस पार्थेनन का मंदिर किस शैली में है? तो पार्थेनन का मंदिर श्वेत संगमरमर से बना है, डोरिक शैली में, और इसमें 46 स्तंभ लगे हैं। फिर परवर्ती शास्त्री काल में क्या है? तो 4वीं सदी ईसा पूर्व से पहले यूनान में एथेंस में ही चित्रकला का प्रमुख, यूनान के एथेंस में ही था, और प्रमुख चित्रकारों में जियोजिक्स, पेरेसियस, प्रोटोनेजिज, प्रोटोजेनिज और एपिलीज क्या थे? उल्लेखनीय थे। एपिलीज सिकंदर का राजकीय चित्रकार था। कौन था? एपिलीज। और एफ्रोडिटी के जन्म इसी ने बनाया। ये कई बार आया है। तो एफ्रोडिटी का जन्म किसने बनाया है? तो एपिलीज ने। एपिलीज ने किसको बनाया? तो एफ्रोडिटी का जन्म का चित्र बनाया। और मैसेडोनिया की एक समाधि से पार्सेफोन का अपहरण नामक एक भित्ति चित्र प्राप्त हुआ है। किसका? ये कहां से प्राप्त हुआ? तो मैसेडोनिया से। फिर आगे हेलेनिस्टिक युग। तो यूनान कला का जो हेलेनिस्टिक युग था, इस युग में पौराणिक और ऐतिहासिक विषयों की अपेक्षा साधारण जीवन पर आधारित मूर्तियां बनने लगी, यानी आम जनमानस के हिसाब से भी। समूहात्मक प्रतिमाओं का निर्माण इस युग में महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, और ग्रेट ग्राड सेंचुरी से प्राप्त विजयश्री बहुत इंपॉर्टेंट 8 फुट ऊंची प्रतिमा है। क्या है? विजयश्री। और हेलेनिस्टिक युग के सभी कलाकार में पेरगामान तथा रोहड्स के यथार्थवादी शैली का अनुसरण नहीं किया। इन्होंने यथार्थवादी का नहीं किया। और विविधता की खोज में इन मूर्तिकारों ने विकलांग तथा रोगियों की प्रतिमाएं भी बनाई। किसकी? विकलांग आदमी की और रोगियों की भी प्रतिमाएं बनाई। अब आया हमारा लास्ट इट्रस्कन कला। क्या था? इट्रस्कन कला। इटली के उत्तर की ओर टाइबर तथा आर्ने नदी के मध्य एक संस्कृत पल्लवित हुई, जिसे इट्रस्कन कला कहते हैं। इसमें इटली तथा यूनान की सभ्यताओं का मिश्रण था, और कांस्य के दर्पण विशेष प्रसिद्ध थे। कहां से? इस जगह के कांस्य के दर्पण। मंदिरों का निर्माण मिट्टी के ईंटों से होता था, और भारी भरकम चिकनाई वाले भवन, गुंबद और मेहराब का प्रयोग था। इसमें मंदिरों निर्माण। टेराकोटा की चमकदार मूर्तियां भी बनाई गई। अब देखिए, इसमें वेलिया बहुत कई बार आता है। संभ्रांत महिला वेलिया का व्यक्ति चित्र इट्रस्कन कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। वेलिया का चित्रण किस कला का उदाहरण है? तो इट्रस्कन, जिसे पुरातन मोनालिसा कहा जाता है। जिसे पुरातन मोनालिसा। राजस्थान की मोनालिसा कौन है? बनी ठनी। पुरातन मोनालिसा वेलिया, जो कि इट्रस्कन कला की। और मोनालिसा किसकी कृति है? लियोनार्डो दा विंची की। अब इसमें पुरुषों को भूरे बादामी तथा स्त्रियों को पीले रंग में दर्शाया गया है। कांस्य तथा टेराकोटा का प्रयोग बहुतायत में किया गया है इस समय। अब हमारा आ गया रोमन कला। तो रोमन साम्राज्य क्या था? सबसे लास्ट का साम्राज्य था। तो रोमन कला प्राचीन शास्त्रीय जगत के अंतिम युग की कला है। क्या है? प्राचीन जो शास्त्रीय जगत था उसका अंतिम युग, जिन्होंने यूनानी कला एवं कलाकारों का अनुसरण किया। यूनान के कलाकार और उनके कलाकारों का अनुसरण। रोम के टाइबर नदी के किनारे बसा है रोम नगर। और रोम के राजनैतिक एवं कलात्मक इतिहास को 3 भागों में, राजतंत्र, गणतंत्र और साम्राज्य काल। राजतंत्र में क्या रहा है? तो कला उच्च वर्ग तक ही सीमित थी, और इसे राजतंत्र समाप्त होते ही समाप्त हो गया। यानी कि उच्च वर्ग के द्वारा ही कलाओं को केवल निष्पादित किया जाता था। फिर गणतंत्र काल में, तो गणतंत्र समय में 451 से ईसा पूर्व से 451 ईसा पूर्व की 12 कांस्य फलक पर लिखी गई एक विधि संहिता। इससे पहले हम्बुराबी ने कहां पे एक विधि संहिता बेबीलोन में बनवाया था, एक पत्थर पे। और यहाँ पे क्या है? 12 कांस्य फलक पर, जिसको लॉ ऑफ द 12 टेबल्स क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ द 12 टेबल्स कहा गया।
ये रोम के नेपच्यून मंदिर, जो नेपच्यून रोम के जो वो थे, ये क्या थे, समुद्र के देवता थे नेपच्यून। ये प्राप्त वेदिका पर रोमन जनगणना का दृश्य अंकित है। अब व्यक्ति मूर्तियों में एलस मेटेलस की विशाल कांस्य प्रतिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है और भित्ति चित्रण में फ्रेस्को पद्धति विद्यमान थी। चूना व संगमरमर का चूर्ण लगाकर भित्ति के ऊपर प्रयोग किया जाता था, चूना से पहले या फिर संगमरमर के चूर्ण को लगा के। फिर आया साम्राज्य काल। तो अगस्तस की संगमरमर में बनी 6 फुट 8 इंच ऊंची प्रतिमा 20 ईसा पूर्व की कांस्य की अनुकृति है। बहुत ही फेमस है अगस्टस की संगमरमर की प्रतिमा। ये क्या, कांस्य की जो एक प्रतिमा थी 20 ईसा पूर्व की, उसी की ये क्या है, प्रतिकृति है। और रोमन कला की विशेषता क्या थी, यथार्थवादी भौतिक प्रभाववाद, और उत्तरोत्तर में फिर आध्यात्मिक अभिव्यक्तिवाद में परिणित होता चला गया, जो कि ईसाई काल का मूलाधार रहा है। क्या है, ईसाई काल का। तो इस तरह से हमने दो चीज को देखा, एक तो प्राचीन जो सभ्यताओं की कला थी उस समय क्या थी, और आदिकाल में कला यानी वेस्टर्न आर्ट के परिप्रेक्ष्य में, इन दोनों को देखा हमने। यानी हमने भारतीय कला को पढ़ लिया है, अब हम वेस्टर्न कला को पढ़ रहे हैं, इसमें देखा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।